स्टूडेंट्स, आज हम नागार्जुन कवि का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नागार्जुन कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ। इनका जन्म तरौनी गांव, जिला मधुबनी, बिहार के निवासी थे। बिहार में हुआ। 1911 में अपने ननिहाल मतलब नानी के घर पे, सतलखा जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अर्थात नागार्जुन का जो नाम था वह था वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में इस निमित्त वाराणसी और कोलकाता भी गए। सन 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त कर ली। सन 1938 में वे अपने देश वापस आए। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी उनके जीवन की प्रमुख विशेषता रही। अर्थात उन्हें घूमने का बहुत शौक था। उन्होंने अनेक बार संपूर्ण भारत का मतलब पूरे भारत का भ्रमण किया। वे पूरे भारत में घूमे अनेक बार। आज़ादी के कार्यकलापों के कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सन 1935 में उन्होंने दीपक तथा 1942-43 में विश्व बंधु पत्रिका का संपादन किया। अपनी मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से रचना करते थे। मैथिली में वे नवीन भावबोध की रचनाओं का आरंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्रा से जाना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य की रचना की। लोगों के जीवन, प्रकृति और समकालीन राजनीति उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे। विषय की विभिन्नता और प्रस्तुति की सहजता नागार्जुन के रचना संसार को नया आयाम देती है। छायावादोत्तर काल में वे अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं संपूर्ण ग्रामीण चौपाल से लेकर विद्वानों की बैठक तक के समान रूप से आदर पाती हैं। मुश्किल विषय पर लिखी गई हैं। उनकी कविताएं इतनी सरल हैं, संप्रेषणीय हैं और प्रभावशाली। लोग भी उसी समय कविता धारदार व्यंग है। जनहित के लिए प्रतिबद्धता उनकी कविता देता है। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंदमुक्त दोनों प्रकार की कविताएं लिखी। उनकी भाषा काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य परंपरा की प्रतिध्वनि है तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की रवानी और जीवंतता। अब हम पढ़ेंगे इनकी कविता बादल को घिरते देखा। पहले कविता का परिचय जानें। यहाँ नागार्जुन की बादल को घिरते देखा कविता संकलित की गई है। इस कविता में उन्होंने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जिसमें हिमालय की बर्फीली चोटियाँ और झीलें, झरने, देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का भी वास्तविक चित्र शामिल किया गया है। भाव और भाषा की दृष्टि से कविता कालिदास और निराला की परंपरा से जुड़ती हुई है। कैसे? अमल धवल गिरी के शिखरों पर, गिरी मतलब पर्वत के, शिखरों पर अमल कहा गया निर्मल, ध्वल सफ़ेद, साफ सुथरे पर्वत के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। मैंने बादल को घिरते हुए देखा। कैसे? छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को। जब बादल से जो बूंदें गिरती हैं बच्चों, तो उसके जो कण होते हैं सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे होते हैं, जैसे बर्फ़ के कण गिर रहे हों। मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर, कहाँ पर? मानसरोवर में कमल खिले हुए हैं और उन स्वर्णिम कमलों पर जो हैं वे आकाश से गिर रही जो बूंदें हैं, वे बर्फ़ की बूंदें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। ऐसे समय में मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। बादलों को मैंने घिरते हुए देखा। छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दो शब्द एक बार, दोनों एक जैसे शब्द आ रहे हैं तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा, बादल को घिरते देखा। अब कवि बता रहा है उसने जो हंसों को तिरते हुए तैरते हुए देखा वो कहाँ पर देखा। पहले वर्ड मीनिंग जान लो। तुंग ऊंचा, श्यामल सांवला काला, सलिल जल, पावस होती है वर्षा ऋतु, उमस ना चले तो उस समय की जो भीषण गर्मी होती है उसे कहते हैं उमस। तिक्त मधुर, कड़वे और मीठे। तंतु, कमल नाल के भीतर स्थित कोमल रेशे व तंतु, तिरते हुए तैरते हुए। अब कवि ने कहा है बच्चों, ऊंचे हिमालय के पर्वत के कंधों रूपी चोटियों पर अनेक बार छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के काले और नीले
पानी में मैंने हंसों को तैरते हुए देखा। वे हंस कैसे हैं? जो वर्षा काल में हवा न चलने के कारण होने वाली बहुत अधिक गर्मी से व्याकुल होकर मैदानी क्षेत्रों में आ गए हैं। वहाँ पर मैंने क्यों आए वे कमल? वो वहाँ पर जो हंस हैं वे व्याकुल गर्मी से परेशान होकर मैदानी क्षेत्रों में क्यों आए? वे आए बच्चों कड़वे और मीठे कोमल तंतु ढूंढने के लिए। ऐसे जगह पर, ऐसे मैंने हिमालय पर बादलों को घिरते हुए देखा है। इसमें सलिल में समतल, उमस से व्याकुल में अनुप्रास अलंकार है। आकार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल और उनकी मृदु किरणों थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रीत बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवाचकवी का बंद हुआ क्रंदन। फिर उसमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा, बादल को गिरते देखा। अब जो ये पंक्तियां हैं इसमें कवि ने क्रोंच युगल की प्यार भरी छेड़छाड़ का बड़ा ही सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। जैसे बाल अरुण है, कठिन शब्द, इसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य, स्वर्णाभ सोने के जैसी आभा, और क्रंदन चीख विलाप। कवि ने कहा कि वसंत ऋतु थी और उसकी जो सुबह थी वह बड़ी ही सुंदर थी। कैसे? क्योंकि जो हवा थी वह धीरे धीरे चल रही थी। उस समय मैंने उगते हुए सूर्य से जो कोमल किरणें थी वह धरती पर पड़ रही थी। हिमालय पर्वत की दो आसपास स्थित ऊंची ऊंची चोटियां सोने की कांति जैसा सुनहला रंग लिए चमक रही थी। भाव यह है कि अलग अलग बड़ी खड़ी बर्फ से घिरी हुई दोनों सफ़ेद चोटियों पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ने से वे सोने जैसी चमक रही हैं। कवि ने कहा है कि मैंने पर्वतीय प्रदेश के आकर्षक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पड़ने का ऐसा सुंदर व भावपूर्ण दृश्य भी देखा। मैंने पर्वत की ऊंची चोटियों पर बादल को घिरते हुए भी देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शस्त सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा, बादल को घिरते देखा। अब इसमें बच्चों इन पंक्तियों में बताया गया है कि जो कस्तूरी होती है वह हिरण की नाभि में होती है, तो वह उस कस्तूरी को ढूंढता रहता, खुशबू से पागल हो जाता है मृग, और वो चारों तरफ से ढूंढता रहता है। तो कैसे कहा कवि ने कि सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित बर्फीली घाटी में जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, पहुँचना बड़ा ही मुश्किल है, और क्या है वहीं पर अपनी नाभि के अदृश्य भाग से उठने वाली अपनी ही मादक सुगंध के पीछे दौड़ दौड़ कर थक गए युवा कस्तूरी मृग को मैंने अपने ही ऊपर चिढ़ते हुए देखा। मैंने पर्वत की ऊंची चोटियों पर बादलों को घिरते हुए देखा है। अगला है पद, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा नहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा, बादल को घिरते देखा। इन पंक्तियों में बच्चों जो कवि है उसने कालिदास के मेघदूत का वर्णन किया है कि कालिदास में कैसे कवि ने मेघ को दूत बनाकर भेजा था विरही यक्ष के पास। तो अब कैसे बताया उसने, कवि निराशावादी स्वर में कहते कि ना जाने वह धनपति कुबेर, धन के जो पति हैं वे कुबेर हैं, जिसने यक्ष को भी शाप दे दिया था वह कहाँ चला गया, और उसकी वह जो नगरी थी अलका नगरी वह भी कहाँ चली गई, पता नहीं, दिखाई नहीं देती। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध विरह काव्य मेघदूत में जिस आकाश गंगा का वर्णन किया वह भी न जाने कहाँ बहती है। उस गंगा का जल कहीं पता नहीं चला। जिस मेघ को यक्ष का दूत बनाकर अलगापुरी भेजा था वह मेघदूत भी की संभवतः इसी पर्वत पर बरस पड़ा है। यहाँ पर कवि कल्पित में बच्चों अनुप्रास अलंकार हुआ है। अब इसका लास्ट पद है, सत सत निर्झर निर्झर निकल, निर्झर झरना, मुखरित देव दारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीगे सुगढ़ गलों में, कानों के कुवले लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासा पूरित,
रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे मदिरा मदिरा अरुण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मरुनम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा, बादल गिरते देखा। यहाँ पर कवि ने पर्वतीय प्रदेश में बहने वाले सैकड़ों झरने अपनी कलकल ध्वनि से, पूर्ण जल प्रवाह से देवदारू के वनों में ध्वनि कर रहे हैं, देवदारू के वनों में आवाज कर रहे हैं। वहीं देवदारू के जंगलों में सफेद भोजपत्रों से बनी झोपड़ी के अंदर रंग बिरंगे फूलों से सुगंधित किए हुए केसों को सजाकर सुंदर शंख के समान गलों में इंद्र नील मणियों की माला पहनकर, कानों में नील कमल और वेणी में शतदल लाल कमल टांक कर, लाल चंदन की तिपाई पर चांदी से बने हुए मणियों से जड़े हुए कलापूर्ण मदिरा पात्रों में अंगूरी शराब भरकर अपने सामने रखे हुए ऐसे लोगों को मैंने देखा है। कवि ने बताया है कि इसमें पर्वत शिखरों पर छाई हुई मेघमाला द्वारा रचित विरह काव्य मेघदूत को याद किया गया है। धन्यवाद। इस तरह इसका जो ये व्याख्या थी यह पूरी हो गई।